बहुत दिनों से किसी रूब्रिक की अंडरस्टैंडिंग पे कोई क्लास नहीं हुई है, बहुत दिनों से। इसलिए इस बार सोचा कि फॉर ए चेंज एक माइंड के एक इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रूब्रिक के बारे में अपन चर्चा करें, बात करें। बट बिफोर द क्लास, द प्रीरिक्विसाइट जो आपकी तरफ से है, होना चाहिए, ज़रूरी है ना, वो ये है कि कोशिश करें कि जो भी चीज़ें आप जानते हैं उनको एक तरफ रख के अनप्रेजुडिस माइंड से इस चीज़ को आप सुने ध्यान से। क्योंकि जब माइंड के रूब्रिक्स की अंडरस्टैंडिंग की बात होती है तो शब्दों का ज़्यादा महत्व नहीं होता है, फीलिंग्स का महत्व होता है। और उस चीज़ को फील कर पाए आप जितना ज़्यादा, उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा और आप करेक्टली किसी की भी फीलिंग को परसीव कर पाओगे। समझे? क्योंकि अगर आप दुनिया भर की सिखावन लेके अगर बैठे हुए हो अपने माइंड में, तो आप सुनते भी रहोगे और कॉन्ट्राडिक्ट भी होता रहेगा, कहीं मेल नहीं खाएगा। क्योंकि आप चश्मा चढ़ा के देखेंगे, बिना चश्मा के नहीं देखेंगे, तो जौन से भी रंग के चश्मा पहने होंगे तो वही रंग की दुनिया दिखाई देगी। ठीक है ना? और सारे चश्मे उतार के फेंक देने का मतलब होता है टू बी एन अनप्रेजुडिस ऑब्जर्वर। इस चीज को ध्यान रखेंगे। सो हमेशा मैंने कहा है मेरी क्लासेस को सुनने वालों को, द बेस्ट वे टू लर्न is through the cases of the masters and your successful cases. आपके खुद के सक्सेसफुल केसेस। जब भी आप किसी केस में सक्सेस हो तो तुरंत उसको एनालिसिस करें कि हमने प्रिस्क्रिप्शन के लिए कौन कौन से इवेल्युएशन करके कौन कौन से सिम्टम्स को लिया था और हमने इसको किस तरीके से समझा था। तो मतलब हमने सही समझा था, इसलिए रिजल्ट सही आया, क्योंकि रिजल्ट से तो पता चलता है। तो फिर वो चीज़ आपका एक्सपीरियंस बन जाता है। नेक्स्ट टाइम वो चीज़ बड़ी स्पॉन्टेनियस और बड़ी जल्दी होती है। ऐसी धीरे धीरे एक्सपीरियंस कलेक्ट होता है। समझ गए मेरी बात अच्छी तरीके से? तो आज भी हम एक केस के थ्रू ही इस रूब्रिक के जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसको समझेंगे। काफी वक्त पहले अपने पास एक काफी रिच फैमिली की 21 ईयर्स ऑफ एज एक फीमेल, एक यंग लेडी अपनी मदर के साथ आई। She was belonging to a very rich and high profile family. उनके फादर मंत्रालय वगैरह में कोई बड़े ऑफिसर। उन्हें किसी ने बताया था तो आए थे, बड़े परेशान थे वो, क्योंकि उनकी लड़की डिप्रेशन में रहती थी। अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट थे उसके एज के हिसाब से, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप। आपकी डॉक्टर की नज़र जो है ना, जो आप प्रैक्टिस करते हो, आपकी डॉक्टर की नज़र धीरे धीरे हो जाती है, आपके देखने का नज़रिया एक हो जाता है। अगर आपको किसी 21 साल की फीमेल के अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट दिख रहे हैं तो कहने का मतलब क्या है? हार्मोन के लेवल पे गड़बड़ी है, सीधी बात है। बात समझ में आई ना? अगर इमेशिएशन या कोई दूसरा केस नहीं है तो हार्मोनल लेवल पे गड़बड़ी है, सीधी बात है।
कॉन्स्टिपेशन की शिकायत, इरिटेबिलिटी, जरा जरा सी बात पे बुरा मान जाना, जरा जरा सी बात पे रोने लगना, और टिंगलिंग एंड नंबनेस, झुंझुनी आना और सुन्नपन होना ऑन द पार्ट्स लेन ऑन, जिस भी बॉडी के पार्ट के दम पे लेटती है, इस तरफ लेटेगी तो ये हिस्सा सुन्न हो जाएगा या झुंझुनी आएगी, इस तरफ लेटेगी या इस तरफ टिकेगी, जिस भी पार्ट से टिक के बैठती है या लेटती है, पार्ट्स लेन ऑन। और उसकी मदर का कहना कि ये प्रॉब्लम तो इसको बचपन से ही है। I think there was slight dysmenorrhea also. I'm not sure. But depression is very prominent. इस चीज को लेके उसके फादर बड़े चिंतित थे। एक रेमेडी सेलेक्ट हुई, काफी कुछ उसको रिलीफ मिला, काफी सारे सिम्टम्स में उसको रिलीफ मिल गया, बट डिप्रेशन दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया। फिर आके बताया कि भाई ऐसा है। अभी एक हुआ था, कोई आए थे रिश्तेदार, तो वो उन्होंने कुछ बोल दिया, उनके जाने के बाद भी ये उसी चीज को लेके 2-2, 3-3 दिन तक बहुत परेशान रही, रोती रही। अभी कोरोना का टाइम चल रहा था, तो उसके पापा मंत्रालय में ड्यूटी में वो जाते ही थे, तो घर के कोई भी मेंबर बाहर जा रहा है तो मत जाओ, नहीं तो रो रही है। घर में मेहमान आए तो उसको बहुत अच्छा लगता, खुश रहती, और कुछ दिनों बाद जब वो जाते तो फिर वो रोने लग जाती, उसको अच्छा नहीं लगता। घर में सबका बहुत ख्याल रखती, अपने जितने रिश्तेदार हैं, उसके बुजुर्ग रिश्तेदार, उसकी दादी की बहुत वो करती, सेवा करती। ठीक है, बट फिर सिम्टम्स चेंज होके आ गए। अगेन रेमेडी देखो, क्रॉनिक डिजीज का ट्रीटमेंट आप अपनी लाइफ में देखेंगे 2 ही तरीके से चलता है। एक सेट ऑफ सिम्टम आपके पास पेशेंट लेके आया, आपने उसमें प्रिस्क्रिप्शन बनाया, प्रिस्क्रिप्शन बना के दिया। अब जब आपने उसको फॉलो अप के लिए बुलाया है तो आपको एज पर ऑर्गेनन, एज पर फिलोसफी, आपको ऑब्जर्वेशन देखना रहता है। उससे आपको समझ में आता है कि ये केस किस टाइप का है, पैथोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है, डीप ऑर्गेनिक मेलेडी वाला है, इनक्योरेबल है, क्योरेबल है। ये सब उसके रिस्पॉन्स से पता चलता है। हमने रेमेडी गलत दी है या हमने रेमेडी पार्शियल सिमिलिमम दी है, हमको अब दूसरी रेमेडी सेलेक्ट करके देनी पड़ेगी, ये भी आपको उसी से पता चलता है ना। तो सीधी सी बात है, आपने उसको दिया दवा, उसको काफ़ी सारी चीज़ों में उसको आराम भी मिला, ऐसा नहीं, लेकिन कुछ समय बाद सिम्टम्स कुछ नए भी लेके आ गए वो। तो जब सिम्टम्स नए लेके आते हैं तो हमको ये मालूम रहता है कि हमारी वो, और उससे उसको फायदा भी हुआ, बट सिम्टम्स चेंज होके आए। दैट मीन्स कि आपने जो रेमेडी सेलेक्ट करी थी वो पार्शियल सिमिलिमम थी, या अब वो अपने लिए कॉम्प्लीमेंट्री मांग रही है। एकदम नियम से चलना भाई, जितना कोशिश करोगे नियम से चलने की, उतना क्रॉनिक डिजीज में सक्सेस मिलेगा। नहीं तो आपका मन तो बहुत कूदेगा बीच में।
ये कर दूं, वो कर दूं, ये लगा दूं, वो लगा दूं, नहीं। आपको बिल्कुल नियम पे टिके रहना है, स्वयं में स्थित रहना है, बाहर के प्रभाव में बिल्कुल भी नहीं आना है। न पेशेंट की जल्दीबाजी के प्रभाव में, न पेशेंट के चिल्लाने रोने के प्रभाव में, किसी भी चीज के प्रभाव में नहीं आना है। या पेशेंट का स्टेटस क्या है, उसके सब एक नजर से एकदम। ठीक, तो फिर आप कॉम्प्लीमेंट्री नई दूसरी रेमेडी, तो ऐसे करके रेमेडी टू रेमेडी सेलेक्ट होती है केस खत्म होने तक। ये एक तरीका क्रॉनिक डिजीज ट्रीटमेंट का। बस बहाव, आपको नियम कायदे मालूम है, बहाव के साथ बहते चले जाओ। और दूसरा तरीका होता है कि लकीली आपका जितना ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता जाता है, जितने आप पुराने होते जाते हैं, जितने आप अनुभवी होते जाते हैं, जितनी आपकी समझ डेवलप होती जाती है, उतना एक बार में ही सिमिलीवम सेलेक्ट हो जाती है और उससे केसेस सॉल्व हो जाते हैं। ये दो तरीका आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। तो ऐसा काफी बार तक चला कि उसको किसी ने जो प्रोमिनेंट चीजें लेके आती थी, उन चीजों में उसको आराम मिल जाता था। कुछ समय बाद कोई दूसरे सिम्टम्स आ जाते थे, मोर और लेस क्या कहते हैं, जो उसका डिप्रेशन है वो फॉर्म चेंज कर लेता था। उसकी मम्मी कहना ज्यादा लोगों से, अपने पुराने फ्रेंड से भी पढ़ाई लिखाई हो गई, अभी घर में बैठी हुई, इधर उधर कुछ हाथ पांव मारती रहती जॉब वॉब या कुछ ऐसी चीजों के लिए। अभी तक ऐसा कहीं कुछ फिक्स हुआ नहीं, उसकी मदर का कहना। लास्टली अप्रैल में, ये जो गया अप्रैल, इसमें उसके कुछ सिम्टम अपनी भी, देखो इवोल्यूशन कंटिन्यूस रहता है। मैं आज से 2-3 महीने पहले जो इंसान था वो आज नहीं हूं, और ऐसा कभी नहीं होगा। फ्लो एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूसली आपका होता रहता है। लास्ट अप्रैल में सिम्टम्स वो जो लेके आए, जो चीजें बताए, बाहर कहीं हम जाते हैं, उसकी मदर का कहना, तो ये चुप चुप रहती है, घुलती मिलती नहीं, घर में खुल के रहेगी। एक तरह की टिमिडिटी में दब्बूपन, झिझक अगर आपको दिखे कि इस तरह का वो है टिमिडिटी, ये इजी होता है इस चीज को कैच कर पाना। एक उसका डिस्पोजिशन जो बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल एकदम, क्या कि बहुत स्नेहपूर्ण है। सुन के आपको समझ में आया ना, बहुत मोहब्बती है, घर में सब लोगों का बहुत ख्याल रखती है, घर के लोग भी सब उसको इसलिए बहुत प्यार करते हैं। और उसके सबसे छोटी है, एक तो 3 बहनों में सबसे छोटी, सबसे लाडली, उसके पापा के पीछे पड़ी रहती है कि तंबाकू खाना बंद करो, रोती है, बुरा मान जाती है, 2-2 दिन बात नहीं करती है कि आप तंबाकू खाना बंद करो, इससे आपको कुछ हो जाएगा, इससे आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। लोगों का बहुत ख्याल, बहुत मोहब्बत। घर में मेहमान रहने आए 1-2 दिन के लिए और उसके बाद जाए तो रोए, उसको अच्छा नहीं लगे, इंप्रेशनेबल, कोई कुछ कह दे तो उसको लेके दिल में घूमते रहे, आसानी से निकले नहीं मन से, वही चीजें ध्यान में आए। लेकिन ये तो डिस्पोजिशन हो गया उसका, अफेक्शनेट डिस्पोजिशन। नेचुरल सी सिलेक्शन में बहुत मददगार होता है। एज पर हैनीमैन की ऑर्गेनल, डॉक्टर हैनीमैन के ऑर्गेनल में डिस्पोजिशन का बहुत ही स्ट्रांग महत्व बताया गया है। वो कहते हैं कि आखिरी में जो कैरेक्टराइज करते हैं केस को, वो डिस्पोजिशन अक्सर हो सकते हैं।
लेकिन ये जो उसका डिप्रेशन क्रिएट कर रहा था, जो वो लोगों से मिलती नहीं थी, पुराने लोगों से भी बात नहीं करती थी, इसके पीछे रीजन क्या था? उस दिन उसने अपनी दिल की बात बताई। कहती देखिए, मेरी पढ़ाई हो गई है, मैं अच्छी स्टूडेंट भी थी, अभी घर में बैठी हूँ, कहीं जॉब लगा नहीं है, बीच में एक जगह था, फिर वो अभी वो छोड़ दिया या छूट गया, जो भी रीज़न था, या बाहर जाना था घर के मतलब शहर से, किसी वजह से वो छूट गया, अभी खाली बैठे हुए हैं। दूसरे फ्रेंड्स बढ़िया अलग अलग जगह सब अपनी जॉब वगैरह कर रहे हैं, अब उनसे संपर्क करो या नाते रिश्तेदारी में जाओ, लोगों से ज़्यादा मिलो जुलो, लोग बाग पूछ लेते हैं क्या कर रहे हो। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, ख़ास तौर से जवान लोगों के लिए ये एक बहुत ही ख़तरनाक टाइप का क्वेश्चन है, जो उनको हर जगह फेस करना पड़ता है कि क्या कर रहे हो भाई। समाज सबसे पहले पूछता है क्या कर रहे हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो उससे फिर वो आपकी वैल्यू डिसाइड करता है, फिर वैसा व्यवहार होता है आपके साथ। समझ रहे? तो ये सवाल जो है झेल रहे हो, क्या कर रहे हो भैया, क्या 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 कर रहे हो। और देखो बाकी फ्रेंड्स लोगों से इतना, इसलिए पुराने लोगों से बातचीत या वो सब संपर्क नहीं रखती, सब जॉब वगैरह कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, हम खाली बैठे हैं। वो पूछ लिया, हमको बताएंगे तो फिर। तो ये एक, और ये डिप्रेशन क्रिएट कर रहा है उसके अंदर, और लौट लौट के प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके से उसको आ रही हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो जो चीज उसको बीमार कर रही, जो चीज उसके अंदर डिप्रेशन क्रिएट कर रही है, वो सिम्टम मिला। क्यों वो लोगों से मिलना पसंद नहीं करती, क्यों वो अपने फ्रेंड से संपर्क कर रखना पसंद नहीं करती, और वो डिप्रेशन में चली जा रही है। बेसिक कॉज ऑफ एनी मेंटल डिजीज को आप, जैसे मैंने बताया था 7 डेडली सिंस, बाइबल का एग्जाम्पल देते हुए बताया था, ऐसी आप प्राचीन हिंदू लिटरेचर में जाएं तो वहाँ क्या कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या। बात समझे? फियर्स, फियर्स, फियर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो इंसान की तरक्की को रोक देता है, उसको बहुत बीमार पड़ करता है। और ये फियर इस लड़की का कहाँ से जनरेट हो रहा था? ईगो से। मैं अब सोच रहा हूँ, उसकी भावनाएं की फीलिंग को समझने की कोशिश करना, कि मैं अपने दोस्तों यारों से संपर्क करूंगी, कभी बातचीत करूंगी, और उनको पता चलेगा कि मैं कुछ नहीं कर रही हूं, घर में खाली बैठी हुई, तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। कहीं जाओ, कहीं बाहर जाओ, कहीं रिश्तेदारों के यहाँ जाओ, और किसी ने कुछ पूछ लिया कि क्या कर रहे हो अभी, और उनको बताएंगे अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या सोचेंगे हमारे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसके शिकार बहुत होते हैं, और इसका उद्गम है, इसका उद्गम स्थल है अहंकार, इस फियर का, कि मैं, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। प्राइड हर्ट हो जाएगा, अहंकार को चोट पहुंच जाएगी, देखो खाली बैठे हुए हैं।
ऐसे लोग घर में कितनी भी परेशानी रहती है, मैंने देखा है ऐसी फीमेल्स को, घर में कितनी भी परेशानियां हैं, इकोनॉमिकल परेशानी चल रही है, लेकिन ये पागलों की तरह अपना घर वगैरह, आप सोचोगे नहीं यार ये आर्सेनिक हो सकते हैं, फास्टिडियस, कार्सिनोसिन हो सकते हैं, फास्टिडियस, सल्फर फास्टिडियस, ऐसे हो सकते हैं ये फास्टिडियस, लेकिन उसके पीछे अगर जाओ, वही अगर आप फीलिंग कैच नहीं किए तो गड़बड़ हो जाएगा। आप फास्टिडियस ले लिए, लेकिन वो इसलिए सजा के रखती पूरे घर को कि बाहर से कभी कोई आ जाए और बिखरा हुआ दिखे ये सारी चीजें, तो अच्छा लगता है क्या? क्या सोचेगा, कैसे लोग हैं ये? तो यहाँ आप फास्टिडियस आपने देख के चूक गए। अगर आप लेकिन फीलिंग्स को अगर फील किए, उससे थोड़ा बातचीत किए, और उसकी आपको अनुभव है, आपको आप ऐसी संगत में बैठ चुके हो, है ना, और इन चीज़ों के बारे में मनन कर चुके हो और प्रैक्टिस कर चुके हो, तो आप उस चीज़ को पकड़ लोगे कि नहीं, यहाँ पे क्या है, ये रूब्रिक आता, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक जो आज का बहुत लोगों को, खासतौर से यंग लोगों को बहुत बीमार करता है, ये फियर। एंड दिस इज द फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स। दूसरे के ओपिनियन, हमारे बारे में, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोचेंगे, इस चीज को लेके बड़ा भय रहता है। और जितना ईगो स्ट्रांग, उतना ये फियर हाई होता है। एक मियाँ बीवी को लड़ते हुए देखा था मैंने। वो कहीं बाहर से घूमने आए थे किसी हिल स्टेशन पे, जहां उनको कोई नहीं जानता, लेकिन हस्बैंड ने 2-4 लोगों के सामने भीड़ में उसको जोर से कुछ बोल दिया, तो वो बहुत बुरा मान गई, बहुत लड़ने लग गई कि तुमने कैसे बोल दिया, लोग क्या सोचेंगे। अरे कौन क्या सोचेगा? तुम साले अपने घर से 700-800 किलोमीटर दूर घूमने आए हुए, जहां तुमको कोई नहीं जानता, तुम्हारे हस्बैंड ने तुमको कुछ बोल दिया, और वहां पे सार्वजनिक जगह थी, पब्लिक प्लेस था, और वो गुस्सा हो गई, लड़ रही है बहुत बुरी तरीके से, आंखों में आंसू आ गए कि वो कैसे बोल दिए, क्या सोचेंगे ये लोग मेरे बारे में। अक्सर आपने देखा होगा, द फीमेल्स दे आर वेरी कंसर्न अबाउट द ड्रेस, हाउ दे आर लुकिंग, पूरे वक्त पल्लू सही करते रहना, तुमने देखा पूरे वक्त, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको अलग से दिख रहा है, सभी फीमेल्स करती हैं, बट वो नजर में नहीं आता है, कोई स्ट्राइकिंग फीचर नहीं होता है, वो ठीक है कंफर्ट के हिसाब से, बट थोड़ी थोड़ी देर में या बहुत ज्यादा, और कहीं बाहर गए तो बहुत ही ज्यादा, हर 2 मिनट में पल्लू चेक करना, हर 2 मिनट में चेक करना हम सही से, फियर। मोस्टली पल्सिटिला की फीमेल्स, मोस्टली पल्सिटिला की फीमेल्स। सी, fear opinion of others, synthesis repertory, 11 remedies are given. The most prominent remedy is ambragresia, फर्स्ट ग्रेड में मोस्ट प्रोमिनेंट, इसलिए एम्ब्रोग्रेसिया बहुत ही ज्यादा दब्बू होता है। वो तो पब्लिक प्लेस में रोक के रखा रहता है, लेटरिन पेशाब को नहीं जाता भैया, कि मैं इतने सबके सामने कहीं लेटरिन जाऊंगा तो ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, जैसे कि वो सब नहीं जाते। दे आर वेरी क्लोज टाइप, बिकॉज उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव रहता है पूरी दुनिया का कि लोग क्या सोचेंगे। आर्सेनिक ऑल्सो इज देयर, ऑरोम्यूर नेट्रोनेटम इज देयर, कैलकेरिया कार्ब इज देयर, जर्मेनियम मेटालिकम इज देयर, नक्स सोमिका इज देयर, पल्सिटिला इज देयर, थूजा इज देयर। बहुत काम आने वाला रूब्रिक है ये, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोग है जो बहुत सारे लोगों को डिप्रेस करता है, कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग।
बहुत शिकार होते हैं लोग बाग, और इसकी वजह से, इस फियर की वजह से बहुत बीमार होते हैं लोग बाग। क्यों होते हैं? बिकॉज सही ट्रेनिंग नहीं होती है माइंड की। हमारी ट्रेनिंग कहां से होती है आजकल? आज की जनरेशन की ट्रेनिंग व्हाट्सएप फेसबुक से होती है। कोई गारंटी नहीं ले सकता कि जो भी आपको फीड हो रहा है, आप जिस चीज से अपने आप को फीड कर रहे हो, वो कितना सच है। टोटल मैनिपुलेशन चल रहा है। और ट्रेनिंग कहां से होती है? ट्रेनिंग होती है इंसान की गीता से, कुरान से, धम्मपद से, जापू जी से, बाइबल से। और ये ट्रेनिंग जब नहीं होती है ना इंसान की, तो इंसान बहुत बीमार पड़ता है, खास तौर से मानसिक रूप से। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आपके माइंड की ट्रेनिंग के लिए, आपके अनप्रेजुडिस हो जाने के लिए बता रहा हूं, बुद्ध का जो धम्मपद है, बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी हैं, बुद्ध की तरफ से जो आई हैं टीचिंग्स, वो उस बुक का नाम है धम्मपद। मैथमेटिक्स की तरह नियम कायदे हैं भैया, हर चीज में। आप गीता में जाओ, कुरान में जाओ, वो तो आपको फॉर्मूला दे, ये लीजिए और इसको अपने जीवन में प्रयोग कीजिए और इसका रिजल्ट देखिए। रिलीजन इसलिए नहीं है कि मैं सही और तू गलत, मैं सुपीरियर और तू इंफीरियर, ये पॉलिटिक्स है, ठीक है ना? सो धोखे में मत आना। तो आपको टीचिंग्स कहां से लेनी है? जहां से आप पूरी तरीके से ये रहें कि ये गॉड की तरफ से आई हुई चीज है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, ये नियम जो है शाश्वत है, हमेशा से था, है और रहेगा। और ऐसे ही आपको फॉर्मूले बताते हैं। तो उसमें उनका एक चैप्टर है एंगर के ऊपर। चैप्टर का नाम ही है एंगर, क्रोध। 17 चैप्टर धम्मपद का। उसके एक श्लोक में भगवान बुद्ध एक नियम बताते हैं। वो कहते हैं इंसान से, ओ अतुला। क्यों बोला? क्यों बोला ओ अतुला? ऐसे बोल के क्यों संबोधित किया? अतुल्य का मतलब होता है जिसकी दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, तुलना नहीं की जा सकती, है ना? तो हर आदमी इंडिविजुअल है, तुम्हारी इससे नहीं हो सकती, तुम्हारी इससे नहीं हो सकती। जो तुलना करते हैं वो मूर्ख है, वो बीमार है। वो भी एक ईर्ष्या, एक कंपैरिजन, एक एनवी, कभी उनके बारे में बाद में बात करेंगे, वो भी बीमारी का कारण होते हैं। और उनके लिए भी हमारे पास एक से बढ़कर एक तरीके की रूब्रिक है, और उसकी भी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तो बुद्ध कहते हैं, ओ अतुल, ओ अतुला, इंडीड दिस इज एन एंशिएंट प्रैक्टिस। बेशक ये एक प्राचीन प्रैक्टिस है, ये एक बहुत पुरानी, सदियों से शाश्वत चली आ रही प्रैक्टिस है। नॉट वन ओनली ऑफ टुडे, सिर्फ आज की ही बात नहीं है। क्या कहते हैं? दे ब्लेम दोज हु रिमेन साइलेंट। वे मतलब लोग उसको भी ब्लेम करते हैं जो चुप रहता है। दे ब्लेम दोज हु स्पीक मच, उसको भी ब्लेम करते हैं जो बहुत बातें करता है। ये मैथ्स के नियम की तरह समझ जाओ इसको, ये नियम है, इसको विश्वास बिठा लो। और क्या कहते हैं आगे? दे ब्लेम दोज हु स्पीक इन मॉडरेशन, जो मॉडरेशन में बात करते हैं उनको भी ब्लेम करते हैं। और आगे क्या कहते हैं? देयर इज नन इन द वर्ल्ड हु इज नॉट ब्लेम्ड। एक भी ऐसा इस दुनिया में नहीं है जिसको ब्लेम नहीं किया जाता। दूसरे श्लोक में इससे लगे हुए कहते हैं, देयर नेवर वॉज, ऐसा कभी नहीं था, देयर नेवर विल बी, ऐसा कभी नहीं होगा, नॉर इज देयर नाउ, ना ही ये ऐसा अभी है। एक कोई भी ऐसा व्यक्ति आप ढूंढ के लाओ जिसको पूरी तरीके से ब्लेम या पूरी तरीके से उसको प्रेज किया गया हो। लोग भगवानों को गाली दे देते हैं, लोग महापुरुषों को गालियां दे देते हैं, महात्मा गांधी के बारे में ऐसे बोल रहे हैं जो जानते ही नहीं उनको। तो कोई भी हो, ये तो ये आप ये नियम समझो, इससे दुखी मत हो, ये ईश्वर का बनाया हुआ नियम है।
बात समझ रहे? तो अगर आपको ये नियम पता है और आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आप इस चीज से फ्री होते जाएंगे। जितना फ्री होते जाएंगे उतना आप अनप्रेजुडिस होते जाएंगे कि कौन हमारे बारे में क्या कहता है। हम तो देखते ही चले आ रहे हैं। एक ऐसे आते, एक पेशेंट आए, बड़े इज्जत से आए, बड़े तारीफ करते हुए आए, डॉक्टर साहब आप हो, भगवान हो। दवा दी, उसको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला, उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई। क्रोध आ गया। वही आदमी उल जलूल बातें कह रहा है, वही आदमी जो कल तक लेक्चर्स में बिल्कुल आप तो महान हो, आप तो ऐसे, क्योंकि अभी उसको काम लेना था और देखा ये हमारे काम नहीं आया तो वहीं उसका पलट गया। तो वहीं लेक्चर्स के नीचे ऐसे कमेंट्स, अरे इनको कुछ नहीं आता, अरे ये सब झूठ बोलते हैं। दे स्टार्टेड स्लैंडरिंग, दे आर सिक। ये अब आपको सोशली बदनाम कर रहे हैं। दे आर सिक। अब आप इससे अफेक्टेड होगे तो आप नहीं सीख पाओगे, ना आप रूब्रिक पकड़ पाओगे। कोई डॉक्टर साहब, आप भी को भी क्रोध आ गया, तेरी तूने ऐसी बात किसी की, आप अफेक्टेड हो गए और नहीं हुए तो आपने देख लिया कि ये गुस्ताख है, इसका रूब्रिक है इंसोलेंट। ये आप तभी देख पाए ये बदतमीज है, तो इसका रूब्रिक, स्ट्राइकिंग रूब्रिक आपके पास आ गया, इंसोलेंट, गुस्ताख, बदतमीज, इल मैनर्ड। लेकिन ये कब आप देख पाए? जब आप उस चीज से अफेक्टेड नहीं हुए। ठीक है ना? तो रहस्यवादियों की एक परंपरा है, सूफी परंपरा इसको कहते हैं। सूफी सेंट्स की एक परंपरा है इस दुनिया में। उनके किंग कहे जाते हैं। इराक में जिनका मज़ार है, जैसे यहाँ बड़ी बड़ी मज़ारें हैं ना, अजमेर शरीफ, ये वो दुनिया भर की, वैसे उनकी है बगदाद में। शेख अब्दुल कादिर, सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनको कहते हैं किंग ऑफ सूफी सेंट्स कहा जाता है। गौस पाक के नाम से भी उनको जाना जाता है। बहुत उनके मुरीद मानने वाले दुनिया के कोने कोने में मिलते हैं आपको, हिंदुस्तान में भी। उनका कहना कि जो इंसान तारीफ और आलोचनाओं से फ्री हो गया तो समझो उसने इस दुनिया का सबसे बड़ा बोझ अपने सर से उतार दिया। यही बोझ है जो आपको इतना दबा देता है कि आपके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता। आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप बीमारी में चले जाते हैं। दैट्स व्हाई दिस रूब्रिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में? उसने ये नहीं कहा कि मुझे फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स। उसने क्या बताया? इसलिए मैं नहीं मिलती हूं कि अब लोग सब जॉब कर रहे हैं, मैं खाली बैठी हूं। पूछ लिया भैया क्या कर रहे हो, क्या कहूंगी? वो ये कह रही, वो क्या सोचेंगे कि देखो ये खाली बैठे हुए हैं। फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स, बेसिक फीलिंग आप समझ जाओ, ये कई तरीके से आपको मिल सकता है। ठीक, लेकिन अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है। ये बहुत बारीक लाइन होती है भाई। कई बार आपको लगता है आपने बिल्कुल सही लिया है, एकदम सही समझा है, लेकिन रिजल्ट बताता है कि नहीं। जैसे एक फीमेल, उसकी आदत थी बेमतलब अनजान लोगों को भी सफाई देने की आदत। अपने हस्बैंड के साथ गई है, एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई है, कहीं दूर बाहर, शहर के बाहर जहां कोई नहीं जानता है। उसके हस्बैंड ने बोला भैया खाना वाना खा रहे थे, हाँ ऑर्डर दिया भैया, एक प्लेट राइस लेके आइए। लेके आया तो ऐसा लगा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, खा नहीं पाएंगे, तो उसको बुलाया, भाई इसको हाफ ले आओ, फुल हम नहीं खा, हाफ ले आओ। वो लेके जाने लगा वेटर, तो उसको तुरंत उसकी वाइफ कहती है
वेटर से, वो भैया ऐसा है ना कि हम लोग इतना खा नहीं पाते हैं ना, इसलिए मैं, तो उसके हस्बैंड ने कहा कि भाई सफाई देना जरूर, वैसे आगे बता रहा हूं, बात बात पे जबरन सफाई देने की। तो ऐसा लगा कि ये फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स, कि दूसरा क्या सोचेगा, लेकिन जब उससे बात की तो ऐसा लगा कि यहां तो मामला दूसरा है, फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स नहीं है। नहीं, अब क्या है, जबरन उसको परेशानी हो रही बेचारे को, मैंने क्यों ऐसा किया, उस अनजान वेटर को सफाई देने की क्या जरूरत थी। नहीं, वो मैं सोची कि उसको अपन बेचारे को फिर बोल रहे हैं कि फिर से बदल के ला, है ना, उसको बुरा ना लग जाए। तो उस यहां पे उसका सेंस क्या है, किसी को बुरा ना लग जाए, इसलिए भी लोग बाग सफाइयां देते हैं। अगर ये सेंस है तो वहां पे रूब्रिक आ जाता है एंजाइटी अदर्स फॉर। और बड़ा स्ट्राइकिंग है क्योंकि अनजान लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है। यही फर्क है फियर सोशल पोजीशन और फियर ओपिनियन, अभी जो मैंने बताया पहले। फियर सोशल पोजीशन ये इंसान जो है अगर शहर से बाहर गया तो फिर खूब नंगी करेगा खुल के, यहां कोई जानता नहीं है हमको। अब हम अपना वो शौक पूरा कर सकते हैं कि चौराहे पे वो किसी बार में जाके बढ़िया दारू पी के वो घूमे, यहां खड़े होके बढ़िया सिगरेट के छल्ले उड़ाए, है ना, फिर अय्याशी करें, कुल मिला कोई यहां जानता नहीं है। और शहर में बिल्कुल नहीं, अगर स्मोकिंग भी करें छुप के बिल्कुल छत में जाके करेंगे, बिकॉज यहां सब जानते हैं। तो ये फियर सोशल पोजीशन है कि जहां लोग जानते हैं। फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स, यहां कोई बंधन नहीं है। जैसे वो बीवी लड़ रही थी, ये अनजान लोग, अरे तुम किन की बात कर रही हो, हस्बैंड बोल रहा है, यहां कोई जानता अपने को, हो सकता है यहां से जाए तो दोबारा जिंदगी में कभी मुलाकात ना हो, इनके लिए लड़ रही थी, इनके सामने बोल दिया, ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में। दैट इज फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स। समझ में? तो बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, बहुत कॉमन रूब्रिक है, बहुत जबरदस्त तरीके से मानव जाति को, ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करने वाला रूब्रिक है ना? तो इसको बार बार सुने, इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसकी फीलिंग्स को अपने अंदर बिठाएं, है ना? बहुत फ्रीक्वेंटली ये आपको मिलेगा और आपके लिए केसेस खोलेगा। उस लड़की की रेमेडी सेलेक्ट हुई पल्सेटिल्ला, और डॉक्टर केंट ने कहा है कि अगर वाइटलिटी सही साइड दिख रही है और बढ़िया वो घूम रही है, फिर रही है, माँ बाप, हाँ, और ये भी देखो टिमिडिटी, क्यों बाहर, यहाँ जहां लोग बाग हैं वहां जहां पूछ सकता है कोई, वहां वो नहीं कहीं बाहर जाती, इसलिए वो अब कुछ समय के लिए अपनी सिस्टर के यहाँ पूना घूमने गई, तो वहां स्वस्थ, कॉन्स्टिपेशन वगैरह कुछ नहीं, वापस भोपाल आई, फिर से कॉन्स्टिपेशन। अब यहाँ वो फिर दबाव में है कि यहाँ जान पहचान वाले लोग हैं, यहाँ कोई भी पूछ सकता है कि क्या कर रहे हो, वहां कोई पूछने वाला नहीं है, तो मेंटली फ्री फील कर रहे हो, कोई परेशानी नहीं, कोई दबाव नहीं है, स्वस्थ हो गए, पेट बराबर साफ हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन का होना और कॉन्स्टिपेशन का ठीक होना इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइन इन ए क्रॉनिक केस दैट योर पेशेंट इज स्टार्टेड इम्प्रूविंग, कि आपका पेशेंट ठीक होना शुरू हो गया है। ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट साइन, कॉन्स्टिपेशन, वन अमंग द 5 वाइटल साइंस। बात समझ में आई? ठीक। सो डॉक्टर केंट कहते हैं कि वाइटलिटी अगर ठीक होती है, सही होती है, तो क्रॉनिक केस में मैं शुरुआत ही 10 से करता हूँ। उनकी जो डॉक्टर केंट की जो लेसर राइटिंग्स है उसमें जो पोटेंसी, और उस पर अपन ने लेक्चर भी लिए, इजी पोटेंसी सिलेक्शन, उसमें उसी की बात की है, डॉक्टर केंट के एक्सपीरियंसेस की, डॉक्टर केंट कैसे दिया करते थे। तो कहते मैं स्टार्टिंग 10 दिया उसको अप्रैल में, उसके बाद जब 1-2 महीने बाद उसको हमने ये बोल दिया कि अब आप ठीक हो चुकी हो, अब आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, अब आप जा सकती हो। और तब से वो ठीक ही है। उसके ऊपर भी 3 महीने गुजर गए, 3-4 महीने।
ठीक है। तो ये रूब्रिक आपके लिए भी बहुत सारे ताले खोल सकता है, अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग हो, इसकी समझ हो तो। ठीक।